नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल ही क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको दो वीडियोस मिलेंगे आज के। ठीक है, एक वीडियो में तो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं आई ऑन कश्मीर, ये वाला टॉपिक, और एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिया कैसे ग्लोबल डेवलपमेंट या ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट में एक भागीदारी निभा सकता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो आपको देखो, ये आई ऑन कश्मीर वाला जो आर्टिकल है उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके अलावा दूसरा वीडियो आपको बैक टू बैक ही मिल जाएगा, तो वहां से आप वो कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट आर्टिकल आई ऑन कश्मीर। ठीक है, तो बेसिकली ये सी राजा मोहन जी के द्वारा लिखा आर्टिकल है। आर्टिकल 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, एक्सप्लेन पेज वाला। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि कश्मीर का ये जो स्टेटस है आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में, ये सारा जो चेंज है ये इंटरनल है। ध्यान रखें आप, ये इंटरनल है। देखने वाली बात यह है कि एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज हो गए, वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज हो गए, इनका क्या स्टैंड था, क्या है, और उसके साथ में इंडिया का क्या स्टैंड रहा पिछले 30-40 सालों में, वो हम यहां पर इस आर्टिकल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। देखो, शुरुआती समय की अगर बात करें तो जब से कश्मीर मुद्दा हाईलाइट हुआ था ना, वो समय था 1990 का। आज के लगभग 30-32 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तब से लेकर इंडिया ने एक डिफेंसिव अप्रोच ही अपना रखी थी। कहने का मतलब, इंडिया का वो एक बहुत वल्नरेबल सिनेरियो चल रहा था, बहुत ज़्यादा एक ट्रांजिशनल सिचुएशन चल रही थी, अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें और हमारे पड़ोस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उनकी बात भी करें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सटर्नल अपीयरेंस की, एक्सटर्नल इश्यूज़ की, तो देखो बात ऐसी है कि एक्सटर्नली कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान अपर हैंड में था उस टाइम पर। वो बात सही है कि कश्मीर हमारे पास में हमारा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। बट उस टाइम पर आप एक बार देखो कि पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस किस लेवल पे था। कैसे 1989 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर के, या फिर ये कहो कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के और यूएसएसआर को अफगानिस्तान से भगा दिया था मुजाहिदीन के बेसिस पर। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के पास में गजब का कॉन्फिडेंस था कि हाँ, हम कश्मीर को भी इसी तरीके से फ्री करा लेंगे, मुजाहिदीन को भेज करके, या फिर ये कहो इंसर्जेंसी करा करके, घुसपैठिए भेज करके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वो परिस्थितियां थी जब पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश तो कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ऊपर थे, और हमारे हाल क्या थे। 1991 में इकोनॉमिक कंडीशन थी खराब। वैसे तो 89 में भी खराब थी हमारी, और इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी तो हमने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिनको बोला था हमने एलपीजी पॉलिसी। एक तो ये परिस्थिति देखो कि हम इंटरनली कितना इकोनॉमिकली वीक थे। आज की जो पाकिस्तान की हालात है, मोर और लेस उस जैसे हालात हमारे थे आज के उस टाइम पे। दूसरी परिस्थिति की बात करें सरकारों की, पहले कांग्रेस की परमानेंट सिंगल पार्टी डोमिनेंस चल रही थी, और ये 1989 से लेकर के आप 2013 या 14 तक का समय लोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ये सारा का सारा फेस कोalition गवर्नमेंट का था, कमजोर सरकारें थी। इसका मतलब नेशनल इशू पे इतना कोई स्ट्रांगली अपनी बात रखने वाली कोई सरकार नहीं बनी थी 89 से लेकर के 2014 तक। हाँ, रीजनल इश्यूज बहुत अच्छे से हुए, पर नेशनल इश्यूज कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले गए थे। बहुत मुश्किलों से नेशनल इश्यूज सेटल हुए, और वो सेटलमेंट कैसा रहा, एक तरीके से बार्गेन किया हमने पाकिस्तान के साथ में, अगर कश्मीर मुद्दे की बात की जाए तो, कि हाँ ठीक है बात कर लेते हैं। यहां तक बात पहुंच गई कि आपके पास में जो कश्मीर का हिस्सा है वो आप रखो, और हमारे पास में जो है वो हम रख लेते हैं। हमने कैसे भी वो सेटल किया, क्यों, घर में परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये परिस्थिति जहां पर हम डिफेंसिव खेल के आए पिछले 30 सालों में, और अब 2014 से लेकर अभी तक जो चेंजेस आए हैं वो आप देख सकते हो। इकोनॉमिक फेज में हम ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस है, तो वो नेशनल इश्यूज को अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अभी सेटल करने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके पीछे हमारी इकोनॉमी और हमारी पॉलिटी ये दोनों काम कर रही हैं।
ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया, नो डाउट इसका पूरा ओरिएंटेशन जो है वो इंटरनल है, बट यस इसमें एक्सटर्नली भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे कंट्रीज अपनी एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कश्मीर के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को उछाल के भी रखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी तरफ से चाइना को भी इन्वॉल्व करके रखना चाहता है। वैसे देखा जाए तो लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चिन वाला एरिया चाइना ने दबा रखा है। ठीक है, वो भी इलीगली ऑक्यूपाइड है, बट हम अगर कश्मीर की बात करें आज के समय में तो वो एरिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिलेटेड हो जाता है। तो कहने का मतलब आज के समय में जो भी चेंजेस आए हैं वो पिछले 8-10 सालों में ज़्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। आज के समय में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ये ना तो पाकिस्तान के स्टैंड को चेंज करने वाला है ना चाइना के स्टैंड को चेंज करने वाला है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर के हमेशा उछालते रहते हैं, और पाकिस्तान तो देखो इस्लामिक वर्ल्ड में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कश्मीर मुद्दे को हमेशा से उछालता आया है। पाकिस्तान ने 1989 में अगर कुछ अचीवमेंट किए थे मुजाहिदीन के थ्रू अफगानिस्तान में तो वो यूएसए की सपोर्ट पे किया था, खुद ने थोड़े ना किया था, और खुद के पास में तो है भी क्या पाकिस्तान के। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना जैसी इकोनॉमी कहीं ना कहीं अभी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रहती है, और आज तो यूएसए से वैसे रिश्ते बिगड़े हुए हैं और इंडिया से वैसे रिश्ते बिगाड़े हुए हैं। अब यूएसए के साथ तो फिर भी डीलिंग अच्छी कर रहा है चाइना, बट बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के हमारे साथ तो रिश्ते बिगड़े हुए हैं ही ना। तो ये परिस्थितियां क्या बनाती हैं कि कहीं ना कहीं अभी हमें अपने आप को खुद से स्ट्रांग करने की जरूरत थी, वही चीज़ हमने अभी की है आर्टिकल 370 को ख़त्म करके, और फिर उस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा और लगा दिया, सील लगा दी, वो और स्ट्रेंथ देता है। बट ये सारा एस्पेक्ट इंटरनल है। ठीक है। आप देखो बहुत सारी मुश्किलों के साथ में हमने पिछले 3 दशक बिताए हैं। ठीक है। कश्मीर मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान ने हर तरीके से इंडिया को घेरने की कोशिश की है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में। इवन जो अफगानिस्तान में अप्रोच अपनाई थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, मुजाहिदीन भेजने वाली, इंसर्जेंसी वाली, घुसपैठिए भेजने वाली, वही चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश की, प्लस टेररिज्म बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की। आप खुद देखो कि मुंबई ब्लास्ट हुए 1992 में। ठीक है। उसके बाद में झड़ी सी लगी हुई है इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट की, और वो कब तक चलती रही? टिल 2014 तक हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में भी टेररिस्ट अटैक हुए, पर वो कहाँ पर? कश्मीर वाले एरिया में ही हुए, इसके अलावा कहीं नहीं देखने को मिले। 2008 का आप देख सकते हो 26/11 कितना गजब का, कितना खतरनाक इंसिडेंट हुआ था अजमल कसाब और ये सारा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने हर तरीके से वही अप्रोच अपनाने की कोशिश की। अच्छा, उस टाइम पाकिस्तान के पास फंडिंग भी आती थी यूएसए की तरफ से। ठीक है। तो उसके चक्कर में पाकिस्तान उछलता भी बहुत था। पाकिस्तान ने मिलिट्रीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हर तरीके से कश्मीर को सेटल नहीं होने देने की कसम खा रखी थी, क्योंकि हम इंटरनली वीक थे। ठीक है। और जब हमारी गवर्नमेंट कोalition की चल रही थी उस टाइम पर आप इंडिया की पेरिफेरी, दैट मीन्स जो भी बॉर्डर एरियाज है, कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर आप नज़र डालोगे तो चाहे आप पंजाब को देख लो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देख लो, तमिलनाडु की बात कर लो, हर जगह पे कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी के सिनेरियोज देखने को मिले थे। कहीं पे मंडल वर्सेस मंदिर का इशू चल रहा था, मंडल मतलब ओबीसीज को रिजर्वेशन देकर के इंस्टेबिलिटी का सिनेरियो चल रहा था, और कहीं राम मंदिर को लेकर के बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा वायलेंट इवेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे थे। फिर बाद में 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था, तो वो और बूस्ट दे गया किसको? पाकिस्तान को, कि बोले जब सोवियत यूनियन इतना कमज़ोर होकर के टूट सकता है तो क्यों ना हम यही अप्रोच इंडिया पे अप्लाई करें और कश्मीर को निकाल करके और हमारे में मिला लें, या कश्मीर को इंडिया से निकाल दें। कहने का मतलब ये हुआ कि हर तरीके से पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहा था कि कश्मीर जो है वो इंडिया से निकल जाए। उसी टाइम पर आप देखोगे कि अमेरिका की तरफ से भी खुला सपोर्ट था। वहाँ पर प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने साउथ एशियन पॉलिसी में जो अपनी कोल्ड वॉर पीरियड के बाद गिरी, क्योंकि 1991 में कोलैप्स कर गया था यूएस के साथ, तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद में साउथ एशियन जो पॉलिसी थी क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी अगर बात करो आप तो मोटा मोटा ये देखने को मिलता है कि वो किसी भी तरीके से कश्मीर क्वेश्चन को ख़त्म करना चाह रहे थे। और चाहने का क्या तरीका था कि कश्मीर मुद्दे को उठाओ और पाकिस्तान के हिसाब से चलते रहो, क्योंकि एक समय था कि यूएसएसआर वाला जो इशू था उसको टैकल करने में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं खुला सपोर्ट दिया था यूएसए को। फॉर एग्जांपल सीएटो, ठीक है, सेंटो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुए थे उनमें पाकिस्तान एकदम ओपनली पार्टिसिपेट कर रहा था।
तो ऐसे में पाकिस्तान का खुद का एक लेवरेज था यूएसए में, तो वो कहीं ना कहीं माइलेज गेन कर रहा था पाकिस्तान उसके बेसिस पे कि देखो हमने आपके लिए कि आप हमारा कश्मीर मुद्दे पर साथ नहीं दे सकते। खुद देखो 1987, 90, 99, 2001, 2002 ये ऐसे टाइम्स थे। उस टाइम पर पाकिस्तान ने हर तरफ से अपनी तरफ से इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से इंटरनली एक्सटर्नली अटैक करता रहा, ठीक है। और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो ये सोच रहे थे कि दोनों के पास में 1998 में देखो इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था पोखरण सेकंड में, और 98 में हमारे टेस्ट होने के बाद में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो इसके चक्कर में दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर्स थे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज़ को लेकर के चिंतित थे कि भाई ये दोनों लड़ने ना लग जाए और न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। पर ऐसी परिस्थितियों में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वो जो समय था 1989 से लेकर के 2013-14 तक का, इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है कि हम कैसे इस ग्लोबल प्रेशर को मैनेज कर रहे थे। सबसे पहला प्रेशर तो ये था, सबसे पहला सिग्नल या सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये कि कहीं ना कहीं हमने कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान से नेगोशिएट किया। नहीं तो इंदिरा गांधी के समय में जो फटका पड़ा था ना 1971 का, जो बांग्लादेश लिबरेशन का, उसके बाद में पाकिस्तान सदमे में था बहुत लंबे समय तक। बट ये जो टाइम आया, राजीव गांधी जी की सरकार गई, सिंगल पार्टी डोमिनेंस का सिस्टम खत्म हुआ, नतीजा क्या रहा, कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान के साथ डिस्कशन पे आ गया। दूसरा मुद्दा क्या हो गया कि हमने एक प्रेशर फील किया कि कश्मीर के साथ में हमारा इंस्टीट्यूशनल रिलेशन कैसा है। कहने का मतलब दिल्ली की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कश्मीर की जो सरकार है, उसके बीच की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे कि हम कश्मीर को राजी कर सकें, या कश्मीर को हम कैसे भी करके पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होने से बचा सकें। और तीसरा ये कि कहीं ना कहीं हमने कश्मीर के लोग, पर्टिकुलरली वो लोग जो पाकिस्तान के साथ में एंगेज कर रहे हैं, उन लोगों को हमने एंगेजमेंट में ला दिया। कहने का मतलब यहां पर बात हो रही है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप की, अलगाववादियों की, जो कि धमकी देते रहते थे कि इंडिया अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम अलग हो जाएंगे। तो ये 3 चीजें क्या शो करती है कि हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे। पर अब देखो कि 2014 में हमारी पॉलिटिक्स यू टर्न लेती है, या फिर यूं कहो कि 89 में जो चीजें छूटी थी वो चीजें एकदम से लिंक लेती हैं 2014 में। सिंगल पार्टी डोमिनेंस आती है और कश्मीर को लेकर के जो फ्लेक्सिबल अप्रोच हमारी थी उसको हमने सही तरीके से एक बार फिर से उसी स्टेट पे ला दिया जिस स्टेट पे हम पहले थे। कहने का मतलब कश्मीर मुद्दे को अब हम बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ बातचीत में नहीं लेकर के आएंगे, क्लियर बात बोल दी। दूसरा, पाकिस्तान जो मिलिटेंट ग्रुप्स को ऑपरेट करवा रहा है कश्मीर में, उसको हमने नेस्त नाबूद करने की पूरी ठान ली। तीसरी चीज, इन्फिल्ट्रेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया। चौथी चीज, वो कश्मीरी लीडर्स जो कि पाकिस्तान के साथ एंगेज करते थे, सेपरेटिस्ट लीडर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले जैसे, उन लोगों को अब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलना जुलना बंद कर दिया, जो कि एक कॉमन ट्रेंड हो गया था कि जाकर के वो बातचीत करते थे, तो ये चीज बंद कर दी। कहने का मतलब कश्मीर के लिए जो कुछ भी सेंसिटिव थी उन चीजों को, चाहे सही हो चाहे गलत हो, सरकार ने रोक दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैक हैंड पे चला गया। और उसी के साथ साथ में इंटरनेशनल इक्वेशन को भी हमें समझना होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। मतलब हालत यह है कि आज इंडियन इकोनॉमी पाकिस्तान इकोनॉमी से 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा, पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक कहते हैं ना बॉन्डिंग बॉन्ड है, दैट इज पाकिस्तानी आर्मी, वो कमजोर हो रही है। इसके अलावा देखा जाए तो अमेरिका, जो कि पहले पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में एंट्री की बात करता था, आज आप देखो कि यूएसए के लिए अफगानिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे इशू हैं। जब अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं रहा तो पाकिस्तान की रेलेवेंस खत्म हो गई, और पाकिस्तान की रेलेवेंस नहीं रही तो पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता उस पर भी यूएसए अटेंशन नहीं देता। तो ये सारी इक्वेशंस क्या कर गई, कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान से बहुत दूर कर चुकी हैं। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें, वेस्टर्न मतलब वेस्ट एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें तो अभी पिछले 2 टेन्योर जो मोदी गवर्नमेंट के निकले इनमें इन्होंने रिलेशनशिप बहुत शानदार की है। मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा इंसिडेंट। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो उस टाइम पर मोदी जी क्या थे, शुरू में 52 दिन या ऐसे कुछ 2-3 महीनों के लिए केवल और केवल फॉरेन
रिलेशंस को सेटल करने के लिए छोटे से लेकर बड़े से बड़े देशों तक, बड़े से लेकर छोटे से छोटे देशों तक उन्होंने अपनी विजिट्स की थी। उस टाइम पर ये कहा जाता था कि बोला पहला जो प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह जी, बोला वो तो साइलेंट मोड पे रहते हैं, और मोदी जी के लिए कहा बोले ये तो फ्लाइट मोड पे रहने वाला प्राइम मिनिस्टर मिल गया अपने को। इस तरीके की बातें होती थी। पर आज वो जो यील्ड है ना वो मिल रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल माइलेज हमारा बड़ा है। ठीक है, फिर हमने सेकंड टेनर में आर्टिकल 370 हटा दिया। 370 हटाने के बाद में उतना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि इंडिया पर प्रेशर क्रिएट किया जाए। इंडिया के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तक खत्म कर दी, अपने हाई कमिश्नर को बुला लिया, सारा बंद कर दिया, उसके ट्रेड बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो पाकिस्तान को सपोर्ट था वो हो गया कम। वेस्टर्न पार्टनर्स में आज फ्रांस हमारा खुल के साथ देता है, और यूएसए भी कहीं ना कहीं उसी लाइन में आ चुका है। पहले यूएसए कहीं ना कहीं सपोर्ट किसका करता था? पाकिस्तान का। बट अब कश्मीर के अलावा भी यूएसए के पास में बहुत सारे इश्यूज हैं एशिया में। फॉर एग्जांपल राइज ऑफ चाइना, ताइवान चाइना इशू, जापान साउथ कोरिया चाइना इशू, नॉर्थ कोरिया, पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो अफगानिस्तान को अब छोड़ चुका है यूएसए, क्योंकि 20 साल में अफगानिस्तान बर्बाद, ये यूएसए बहुत हद तक बर्बाद होके गया है वहाँ पे। और अफगानिस्तान को तो बोला भी जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। तो पाकिस्तान का तब तक तो सही काम चलता रहा जब तक अफगानिस्तान रेलेवेंस में रहा। अब अफगानिस्तान की रेलेवेंस खत्म हो, अफगानिस्तान के लोग खुद ठोकते हैं पाकिस्तानियों को, हालत हो रही है खराब। इस वजह से पाकिस्तान की हालत हो गई और ज़्यादा माली। ठीक है जी। अब आज देखा जाए तो 1990 से लेकर के और 2014 तक जो एक्सपीरियंस था वो हो गया चेंज। अब यूएसए का ध्यान चला गया इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है जी। इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें तो आज हम अरब वर्ल्ड में यूएई और सऊदी अरब जैसे कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते बना करके रखते हैं, और वो लोग भी पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे के ऊपर कोई अपनी कुछ दिमाग ही नहीं लगाते। उल्टा यूएई तो इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन, हमारा जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंडिया के स्टैंड को मोर और लेस एक्सेप्टेंस दुनियादारी में मिल रही है। इकोनॉमी का केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो पाकिस्तान कहता ना कि अकेला बच गया, केवल चाइना उसके साथ में है। बट यस, चाइना को भी कहीं ना कहीं वही धोखा मिला है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के थ्रू यूएसए को दिया था। पैसे खा गए उनके। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े लगवा दिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था या है, आप देखोगे कि उसी प्रोजेक्ट को फिर अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई, और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल रिलेशन में स्टैंड है वो बिगड़ गया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखो, कश्मीर का मुद्दा सॉर्टेड नहीं है, हमें पता है। आज भी पाकिस्तान और चाइना इस पे नज़रें गड़ाए हुए हैं, हमें इतनी आसानी से कश्मीर को सॉर्ट नहीं करने देंगे। पर सही मायने में देखा जाए तो जो आज नया कश्मीर बना है वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के फेवरेबल होने की वजह से, और एक हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्लस हमारी इकोनॉमी के स्ट्रांग होने की वजह से हुआ है। तो ये एक अच्छा सा आर्टिकल था कि एक ग्लोबल स्टैंड क्या है अभी कश्मीर इशू को लेकर के। ठीक है, तो डिस्कशन में यही था इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सेकंड वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा सेकंड आर्टिकल के साथ में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूं मैं अलग अलग में? देखो सीधी बात है, इसलिए कर रहा हूं कि आपको जो टॉपिक पढ़ना आप वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना आप मत पढ़ो। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब आपको टॉपिक्स को रिवाइज करना हो, इससे मैंने बहुत सोच समझ करके ये किया है। कल को ना आप अपनी एग्जाम के टाइम पे चीज़ों को रिवाइज करोगे ना, तो मान लो कश्मीर से रिलेटेड जितने भी आपको थंबनेल दिखेंगे आप उनको एक साथ देख लोगे, कश्मीर का मुद्दा आपका कवर हो जाएगा एक साथ। नहीं यूँ फिर आपको प्रॉब्लम आती है। आई बात समझ में? हाँ, नो डाउट बहुतों को इशू आ रहा है कि सर हम हमारे हिसाब से नोट्स मेंटेन कर लेते हैं, बट कोई नहीं, आप थोड़ा मैनेज करो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।